वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस नावल की आइंदा एक साथ अब तक बरवक्त पहुंच सके। हमारी ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक रवाना हुई और अंदाजना रात 11:30 बजे हम जेहलम पहुंचने वाले थे। पूरे सफ़र में तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। रास्ते में एक मौके पर मुझे वाशरूम जाना पड़ा। मैंने खाला रुखसाना को इत्तला दी, वो रजामंद हो गई। वापस आकर मैं अपनी नशिस्त पर बैठ गया। इस वक्त खाला रुखसाना आंखें बंद किए आराम कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें तंग करना मुनासिब ना समझा और मोबाइल पर हैंड फ्री लगाकर हल्की आवाज़ में गाने सुनने लगा। वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। ट्रेन रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकी और जब खाला रुखसाना बेदार हुई तो उन्होंने वक्त पूछा। मैंने बताया कि रात के 10 बज चुके हैं। उन्होंने मुस्कराकर कहा कि नींद इतनी गहरी थी कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। मैंने खैरियत पूछी तो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात मुनासिब आराम ना हो सका, इसीलिए थकन ज़्यादा थी। सफ़र के दौरान हमारी आम घरेलू बातें होती रही। खाला रुखसाना ने बताया कि उन्होंने पहले ही अपनी बड़ी बहन से राब्ता कर लिया है और आगे के तमाम इंतज़ामात तकरीबन तय है। उनके लहजे में एतमाद था, इसलिए मैं भी मुतमईन हो गया। यूं बातों बातों में वक्त गुजरता गया और हम जेहलम शहर में दाखिल हो गए। रात तकरीबन 11:40 पर हम स्टेशन पहुंचे। मैंने खाला का बैग उठाया और रिक्शे के ज़रिए हम उनके वालिदा के घर रवाना हो गए। आधे घंटे बाद हम एक पुरसुकून गली में वाक़ई घर के दरवाजे पर थे। घंटी बजाने पर दरवाज़ा खुला तो सामने खाला की भांजी मरियम थी, जो निहायत खुश इखलाक़ी से मिले और सबको अंदर ले आए। हम टीवी लाउंज में बैठे, सामान रखा गया और घर का माहौल बहुत अपनायत भरा था। खाला की वालिदा ने हमें दुआएं दे और हाल अहवाल पूछा। थोड़ी देर बाद ठंडा शरबत आया और बातों का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान मालूम हुआ कि खाला की बहन, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं, कुछ देर बाद स्कूल से वापस आ जाएंगी। मुझे ताज़ा होने के लिए वाशरूम जाना था, जिसके बाद मैं वापस आकर लाउंज में बैठ गया। कुछ ही देर में खाने की तैयारी मुकम्मल हो गई। सब ने मिलकर सादा मगर पुरलुत्फ खाना खाया। घर का माहौल ख़ानदानी मोहब्बत और सुकून से भरपूर था। खाने के बाद दरवाजे की घंटी बजी और खाला की बहन फातिमा आंटी घर में दाखिल हुई। दोनों बहनें बड़ी खुशी से मिले। कई बरस बाद मुलाकात थी, इसलिए यादों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं एहतराम से सलाम करके अपनी जगह बैठ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। सब ने तय किया कि अगले दिन तफसील से बातें होंगी। यूं ये सफ़र और मुलाकात एक यादगार मगर सादा और बावकार अंदाज में मुकम्मल हुई। रात काफ़ी हो चुकी थी। खाने के बाद सब लोग हल्की थकन महसूस कर रहे थे। फातिमा आंटी ने कहा कि सफ़र की वजह से सबको आराम की ज़रूरत है, इसलिए बातें अगले दिन के लिए छोड़ दी जाएं। खाला रुखसाना अपनी वालिदा के साथ कमरे में चली गईं, जबकि मुझे लाउंज में सोने का कहा गया। मरियम ने फ़ौरन बिस्तर लगा दिया और इजाफ़ी कंबल भी रख दिया। मैं लेटा तो नींद फ़ौरन नहीं आई। ज़हन में पूरे दिन का सफ़र, मुलाकातें और आने वाले दिनों के ख़यालात चलते रहे। ये सब कुछ मेरे लिए नया था और मैं समझ रहा था कि आगे के दिन अहम होने वाले हैं। कुछ देर बाद घर में खामोशी छा गई और मैं भी गहरी नींद सो गया। सुबह फजर के वक्त आँख खिली। घर में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मरियम किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और फातिमा आंटी स्कूल जाने की तैयारी में थीं, क्योंकि उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली थी। खाला रुखसाना ताज़ा दम लग रही थीं और उन्होंने सबको चाय पर इकट्ठा होने को कहा। नाश्ते की मेज़ पर आज के दिन के मंसूबे ज़ेरे बहस आए। खाला रुखसाना ने बताया कि दोपहर में करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और शाम को एक ज़रूरी बात पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। उनके लहजे में एतमाद था, जिससे मुझे भी हौसला मिला। नाश्ता ख़त्म हुआ तो फातिमा आंटी स्कूल के लिए रवाना हो गईं और घर में एक पुरसुकून सा माहौल रह गया। खाला रुखसाना ने मुझे कहा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि आगे दिन मसरूफ़ होगा।
मैं दोबारा कमरे में आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर गिल्ली का मंजर देखने लगा। ये वाज़ेह था कि ये सफ़र सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं था, बल्कि कुछ फैसलों की बुनियाद भी यही दिन रखने वाले थे। और मैं दिल ही दिल में खुद को आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने लगा। दोपहर के वक्त घर में दोबारा रौनक आ गई। फातिमा आंटी स्कूल से वापस आ चुकी थीं और उनके चेहरे से लग रहा था कि दिन खासा मसरूफ़ गुजरा है। उन्होंने आते ही सबको सलाम किया और बैग एक तरफ रख कर बैठ गईं। मरियम ने पानी दिया और खाला रुखसाना ने उनसे हाल अहवाल पूछा। चंद रस्मी बातों के बाद फातिमा आंटी ने कहा कि वो पहले कपड़े बदल लें, फिर सुकून से बैठकर बात करेंगे। कुछ देर बाद सब दोबारा लाउंज में जमा थे। फातिमा आंटी ने संजीदा लहजे में कहा कि जो बात करनी है वो इत्मीनान से और खिलकर की जाए। खाला रुखसाना ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की और गुफ्तगू की इब्तिदा की। उन्होंने अपने आने का मकसद मुख्तसरा बयान किया और ये भी कहा कि वो हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहती हैं ताकि बाद में किसी को शिकायत ना हो। फातिमा आंटी खामोशी से सुनती रही। फिर उन्होंने अपनी राय दी कि मामलात में जल्दबाजी मुनासिब नहीं, मगर अगर नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त हो तो हल निकल ही आता है। उनकी बातों में तजर्बे की झलक साफ नजर आ रही थी। मरियम भी गौर से सुन रही थी और कभी-कभी चाय के कप आगे बढ़ा देती। बातचीत का ये सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा। मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई, मुमकिना मुश्किलात पर भी गुफ्तगू हुई और उनके हल पर भी। माहौल में संजीदगी ज़रूर थी, मगर तलखी बिल्कुल नहीं थी। हर बात एहतराम और समझदारी से हो रही थी। शाम के करीब फैसला हुआ कि अगले दिन एक और मुलाकात रखी जाएगी ताकि बाकी तफसीलात तय की जा सके। इस फैसले के बाद सबके चेहरों पर हल्का सा इत्मीनान आ गया। मरियम ने शाम की चाय बनाई और फातिमा आंटी ने कहा कि आज का दिन नतीजा खेज रहा। मैं खामोशी से ये सब देख और सुन रहा था। मेरे लिए ये लम्हे सीखने वाले थे। मुझे एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी के बड़े फैसले इसी तरह तहम्मुल और मशवरे से किए जाते हैं। दिन ढलने लगा था और घर के सह में शाम का साया फैलने लगा था, जैसे आने वाले दिनों की एक नई शुरुआत का इशारा दे रहा हो। शाम ढलने के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। सह में जलने वाली बल्ब की जर्द रोशनी ने एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया था। मरियम ने दस्तरखान समेटकर किचन दुरुस्त किया और फातिमा आंटी सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गईं। खाला रुखसाना भी उनके पास आकर बैठ गईं। दोनों बहनों के दरमियान अब गुफ्तगू का अंदाज पहले से ज्यादा संजीदा और गहरा हो चुका था। फातिमा आंटी ने धीरे से कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वक्ती नहीं बल्कि आने वाले कई सालों को मुतासिर करते हैं, इसलिए हर पहलू पर गौर जरूरी है। खाला रुखसाना ने उनकी बात से इत्तेफाक किया और बताया कि वो खुद भी इसी सोच के साथ यहाँ आई है। उनके चेहरे से जाहिर था कि वो जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेना चाहती हैं। बातों के दौरान मुख्तलिफ अमली उमूर ज़ेरे बहस आए। रहाइश, रोज़मर्रा के मामलात, जिम्मेदारियों की तकसीम और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी पर तफसील से गुफ्तगू हुई। फातिमा आंटी ने अपनी मुलाजमत के औकात और घरेलू मसरूफियात का जिक्र किया और ये भी वाज़ेह किया कि नज़्म और ज़ब्त उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। खाला रुखसाना खामोशी से सुनती रहें और मुनासिब मौके पर अपनी राय देती रहें। कुछ देर बाद मरियम भी पास आकर बैठ गई। इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो हालात को समझने की पूरी कोशिश कर रही है। इसने चंद सादा मगर अहम सवालात किए जिनसे गुफ्तगू को मज़ीद वाज़ेह समत मिली। फातिमा आंटी ने मुस्करा कर उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि हर नई नस्ल को हक है कि वो सवाल करे और समझे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर में हल्की सी चहल पहल शुरू हो गई। सह में ठंडी हवा चल रही थी और फिजा में फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी। मरियम सबसे पहले उठी। इसने खामोशी से किचन में जाकर चाय का पानी रखा और नाश्ता तैयार करने लगी। घर में एक मुनज़्ज़म सी खामोशी थी, जैसे सब आने वाले दिन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हों। कुछ ही देर में खाला रुखसाना भी जाग गईं। उन्होंने सादा सा दोपट्टा ओढ़ा और सह में आकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं।
मगर आंखों में एक एतमाद भी था। थोड़ी देर बाद फातिमा आंटी भी आ गईं। उन्होंने सबको सलाम किया और कहा कि आज बातों को तरतीब से रखना बेहतर होगा ताकि कोई गलतफहमी न रहे। चाय की प्यालियों के साथ गुफ्तगू का आगाज हुआ। फातिमा आंटी ने कागज़ और कलम सामने रख लिया और कहा कि जो निकात कल ज़ेरे बहस आए थे, आज उन्हें वाज़ेह शक्ल दी जाए। उन्होंने एक एक बात लिखनी शुरू की और हर नुक्ते पर सबकी राय ली। माहौल में संजीदगी ज़रूर थी, मगर लहजे नर्म और बावकार थे। इस दौरान मरियम ने ज़िम्मेदारियों के हवाले से चंद अमली बातें की। इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो महज सुनने वाली नहीं बल्कि हालात को समझकर अपना किरदार अदा करना चाहती है। फातिमा आंटी ने इसकी बात गौर से सुनी और कहा कि घर के मामलात तभी दुरुस्त चलते हैं जब सब एक दूसरे का साथ दें। दोपहर के करीब फैसला हुआ कि अब अगला कदम सोच समझकर और मरहलावार उठाया जाएगा। किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं होगी। खाला रुखसाना ने इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो इसी मकसद के लिए यहाँ आई थीं कि सब कुछ साफ और वाज़ेह हो जाए। उनके लहजे में सुकून था, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। दोपहर का खाना सादा मगर मोहब्बत से भरपूर था। सब एक ही दस्तरखान पर बैठे, रस्मी गुफ्तगू के साथ साथ हल्की फुल्की बातें भी होने लगे। माहौल अब पहले की निस्बत ज़्यादा खुला और पुरसुकून महसूस हो रहा था। खाने के बाद फातिमा आंटी ने कहा कि शाम को करीबी रिश्तेदार से मुख्तसर मुलाकात भी ज़रूरी है ताकि आगे के मामलात में आसानी रहे। शाम की तैयारी शुरू हो गई। मरियम ने कपड़े इस्त्री किए, खाला रुखसाना ने ज़रूरी कागजात एक फ़ाइल में रखे और फातिमा आंटी ने फ़ोन पर चंद अहम कॉल्स की। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी में मसरूफ़ था और इस नज़्म व ज़ब्त ने घर के माहौल को मज़ीद मज़बूत बना दिया था। मुझे ये सब देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि असल ताकत शोर आ जल्दबाजी में नहीं बल्कि खामोश मनसूबाबंदी और बाहमी एतमाद में होती है। ये दिन महज गुफ्तगू तक महदूद नहीं था बल्कि आने वाले वक्त की बुनियाद रख रहा था, और मैं दिल ही दिल में समझ रहा था कि अगले मराहिल मज़ीद अहम होने वाले हैं। शाम के वक्त घर से निकलने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। फ़िज़ा में हल्की सी खुनकी आ गई थी और आसमान पर बादलों की हल्की तह फैल रही थी। फातिमा आंटी ने सबको साथ चलने का कहा ताकि मुलाकात रस्मी होने के बजाय ख़ानदानी अंदाज में हो। मरियम ने दरवाज़ा बंद किया और सब आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली से बाहर आ गए। गिल्ली में मामूल की खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। करीब ही वाकई एक सादा से घर में उनका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। ड्राइंग रूम में बैठते ही रस्मी दुआओं और खैरियत के सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत में एहतियात और एहतराम नुमायां था। फातिमा आंटी ने मुख्तसर मगर वाज़े अंदाज में मकसद मुलाकात बयान किया और कहा कि सब कुछ खिले दिल और साफ नीयत से तय करना ही बेहतर है। मेज़बान ने बात गौर से सुनी और मुनासिब सवालात किए। गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ इम्कानात पर बात हुई, हालात के तकाज़ों को सामने रखा गया और मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारियों का जिक्र भी आया। हर जुमला नपा ताला था, जैसे कोई भी बात गैर ज़रूरी ना हो। इस नशिस्त में सब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, जिससे फ़िज़ा मज़ीद साज़गार हो गई। कुछ देर बाद चाय पेश की गई। चाय के दौरान माहौल कदरे हल्का हो गया और रस्मी गुफ्तगू के साथ साथ आम घरेलू बातें भी होने लगे। इससे एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला। फातिमा आंटी ने मौका देखकर कहा कि असल बात यह है कि एतमाद कायम रहे और हर कदम बाहमी मशवरे से उठाया जाए। मुलाकात इख्तिताम की तरफ बढ़ी तो ये तय पाया कि अगले मरहले में दोबारा बैठकर हतमी निकात पर बात की जाएगी। किसी ने भी जल्दबाजी पर जोर नहीं दिया, बल्कि सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि मजबूत बुनियाद वक्त लेकर ही बुनती है। रुखसत के वक्त दुआओं और नेक तमन्नाओं का तबादला हुआ। वापसी पर रास्ते में खामोशी रही। हर शख्स अपने अपने ख्याल में गुम था। घर पहुंचकर सब ने सुकून का सांस लिया। मरियम ने पानी दिया और फातिमा आंटी ने कहा कि आज का कदम मुस्बत रहा है। खाला रुखसाना के चेहरे से भी इत्मीनान झलक रहा था, जैसे एक अहम मरहला दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ गया हो। रात के वक्त सब एक बार फिर सहने बैठे।
हल्की हुआ चल रही थी और बातों का रुख अब मुस्तकबिल की तैयारियों की तरफ था। जिम्मेदारियों, वक्त की तरतीब और अमली उमूर पर मज़ीद वजाहत की गई। इस गुफ्तगू में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि समझदारी और ठहराव गालिब था। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मामलात आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहे हैं और हर गुज़रता लम्हा एक नई समत मुतय्यन कर रहा है। ये मरहला ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि एक मज़बूत सिलसिले की शुरुआत थी, जिसके अगले दिन मज़ीद अहम फ़ैसलों की राह हमवार होने वाली थी। अगले दिन सुबह मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। घर में एक ख़ास सी संजीदगी महसूस हो रही थी, जैसे सब लोग जानते हों कि आज का दिन अहम है। मरियम ने नाश्ता ज़रा जल्दी तैयार किया ताकि सब फारिग ज़हन के साथ दिन की शुरुआत कर सके। फ़ातिमा आंटी ने मेज़ पर बैठते ही कहा कि आज चंद अमली काम निपटाना ज़रूरी है ताकि आगे का रास्ता साफ रहे। नाश्ते के बाद सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। फ़ातिमा आंटी ने ज़रूरी दस्तावेज़ात तरतीब दें, खाला रुखसाना ने फ़ोन पर 2 करीबी रिश्तेदारों से राब्ता किया और मरियम घर के इंतज़ामात में मसरूफ़ हो गई। इस पूरे अमल में कोई जल्दी या घबराहट नहीं थी, बल्कि हर काम सोच समझ कर किया जा रहा था। दोपहर के वक्त एक मुख्तसर मगर अहम मुलाकात तय थी। सब वक्त पर तैयार हो गए। कपड़ों का इंतखाब सादा मगर मुनासिब था, क्योंकि मकसद दिखावा नहीं बल्कि संजीदा गुफ्तगू था। घर से निकलते हुए फ़ातिमा आंटी ने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि बातचीत में तहम्मुल और वज़ाहत ज़रूरी है। मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान खामोशी में भी एक एतमाद था। मुलाकात शुरू हुई तो गुफ्तगू बराह रास्त असल निकात पर आ गई। हालात, मुमकिना जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल के मंसूबे एक एक करके ज़ेरे बहस आए। हर सवाल का जवाब साफ और खिले दिल से दिया गया, जिससे माहौल में मज़ीद एतमाद पैदा हुआ। इस नशिस्त के इख्तिताम पर यह तय पाया कि अब अगला कदम अमली तैयारियों का होगा। कोई भी बात मुबहम नहीं छोड़ी गई। सब ने इस पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया और दुआ के साथ मुलाकात ख़त्म हुई। वापसी के रास्ते में फ़ातिमा आंटी ने कहा कि बाज़ औक़ात कम बात और ज़्यादा वज़ाहत ही सबसे बेहतर रास्ता साबित होती है। घर पहुंचकर माहौल पहले से ज़्यादा पुरसुकून था। मरियम ने चाय बनाई और सब सहमे बैठ गए। गुफ्तगू का अंदाज़ अब रस्मी नहीं रहा था, बल्कि हल्की मुस्कुराहटों और इत्मीनान के साथ बातें हो रही थीं। खाला रुखसाना ने कहा कि उन्हें काफ़ी हद तक सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि चीज़ें अब वाज़े समत में जा रही हैं। शाम ढलते ही घर में रोज़मर्रा की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गईं। कोई किचन में था, कोई सहन में और कोई फ़ोन पर ज़रूरी बातें निपटा रहा था। इस सादगी और नज़्म में एक अजीब सी खूबसूरती थी। मुझे ये एहसास हो रहा था कि असल तब्दीली शोर से नहीं बल्कि खामोश फ़ैसलों से आती है।